लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, और तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, और तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। नमस्कार, मैं हर्षद घाटोड़े आज लेकर आया हूं एक हस्ती की सच्ची दास्तां, जिसे सुनकर बरबसी हमारी आंखों में आंसू न चाहते हुए भी आ जाएंगे। इन्होंने अपने संघर्ष से वह इबारत लिख दी जिसका शायद ये कोई सानी हो। इन्होंने विपरीत हालातों से लड़कर न सिर्फ खुद को स्थापित किया, बल्कि अपनी दो बहनों को उच्च शिक्षित बनाकर, एक को डिप्टी कलेक्टर तो दूसरी को अध्यापिका बनाया। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित भूसावर तहसील पर एक गांव सलेमपुर खुर्द में इनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। इनके पिता पटवारी थे, माता गृहिणी। परिवार में दो बहनें, एक भाई और भी था। छोटा सा घर था जो गांव से 2 किलोमीटर दूर था, जिसे बनाना शुरू किया था। अभी छत भी नहीं पड़ी थी कि तभी एक दिन वह दुखद घटना घटी जिसने इनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हुआ यूं कि एक शाम जब मां और दोनों बहनें खाना खाते थे, तभी एक व्यक्ति घर पर भागता हुआ आता है और सूचना देता है कि आप जल्दी मेरे साथ चलिए, वहां रोड पर कोई घटना घटी है। इनकी मां तुरंत उस व्यक्ति के साथ भागती चली गई। ये भी मां के पीछे पीछे भागने लगे। लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर जाकर पता चलता है कि इनके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है और ऑन द स्पॉट जगह पर ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। इन स्थितियों में इन्होंने सोचा कि आगे क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, कौन पैसे देगा। लेकिन चलो पिता नहीं तो क्या हुआ, मां तो है। बड़ा भाई पढ़ाई हेतु दूसरे शहर में था। पिता की मृत्यु के पश्चात गांव के लोग रोटियां लेकर आते और खिलाते। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चला। फिर रोटी लेकर आने वाले धीरे धीरे आना बंद हो गए। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब सिर्फ बहनें और मां ही थी जो इनके पास थी। मां खेतों में काम करती, पशुपालन करती। ये भी अपने बहनों के साथ उसकी मदद करते। इनके पिता की मृत्यु को लगभग 3 महीने ही हुए थे कि अचानक एक ऐसी रात आई जिसे इतने वर्षों बाद भी इन्हें भुला पाना संभव नहीं हुआ है। आखिर क्या हुआ था उस रात जिसने इनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। शाम 7:30 बजे का वक्त, सभी भाई बहन खाना खा रहे थे। मां साथ थी और बच्चों को खाना परोस रही थी। चांदनी रात थी वह। इतने में मां ने कहा कि लगता है उधर से कुत्ता आ रहा है, मैं उसे भगाकर आती हूं। मां उस कुत्ते को भगाने गई। जंगल का घर था, मिट्टी बिछी हुई थी। जैसे ही इनकी मां ने उस कुत्ते को भगाने हेतु जिसे पत्थर समझकर उठाया, वह पत्थर न होकर सांप था और अंधेरे में मां को दिखाई नहीं दिया। उसने अनचाहे मां ने उसे उठा लिया, और जैसे ही मां ने उठाया, सांप ने उनके अंगूठे को काट लिया। इनकी मां ने चिल्लाकर कहा कि बेटा, सांप ने मुझे खा लिया है। ये तुरंत भाई के साथ भागे। उस समय इन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था, कुछ पता नहीं था इन हालातों में किस प्रकार से क्या किया जाए। प्राइमरी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। कुछ भी सूझ नहीं रहा था, क्या करें। इन्होंने तुरंत एक बाइक का इंतजाम किया और मां को बीच में बिठाकर भाई के साथ अस्पताल ले भागे। दवा भी दिलवाई। इन सब में लगभग 15 मिनट लग गए थे, लेकिन उस दवा का कोई भी असर इनकी मां पर नहीं हुआ और इनकी मां की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के महज 3 माह बाद ही यह दर्दनाक हादसा हुआ। इस घटना के बाद तो महज भाई बहनों का यह परिवार इतना टूट गया कि अब एक ही बात सोचता कि पिता के चले जाने के बाद मां थी, लेकिन अब मां के चले जाने के बाद कौन। आखिरकार वह लोग कब आएंगे जो पिछली बार पिता के जाने के बाद खाना लेकर आए थे। आखिर वो लोग आए भी और खाना भी साथ लाए। फिर इनके मन में प्रश्न निर्माण हुआ, क्या यह खाना सिर्फ वही 5-6 दिन तक आएगा? उसके बाद क्या होगा? हमारे साथ कौन रहेगा? कैसे रहेंगे जंगल में? हमें स्कूल कौन भेजेगा? ऐसे अनेक प्रश्न थे जो इनके मन में थे, बार बार आ रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। 10-12 दिन। वो आखिरकार वह दिन भी आया जब कोई भी खाना लेकर नहीं आया, कोई मिलने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया कि बच्चों आप कैसे हो, आपने खाना खाया भी या नहीं। उस समय इनके पास एक भैंस हुआ करती थी जिसकी देखभाल इनकी मां स्वयं किया करती थी। अब वह जिम्मेदारी धीरे धीरे सभी भाई बहनों पर आ गई थी। दोनों बहनें छोटी थी। उनकी सिर्फ इतना पता था कि हमारे भाई अब हमारे पास है। बड़ा भाई फिर पढ़ाई हेतु बाहर चला गया। इस समय ये 9वीं कक्षा में थे। इनकी बहन अर्चना और मनीषा का पूरा बचपन इनके साथ ही बीता है।
पढ़ाई के साथ साथ खेतों में काम भी करते, खेतों में कटाई के समय बिखर हुई सरसों को जमा कर उसमें से तेल निकालकर बेचते और उन पैसों से संजीव पासबुक खरीदते और पढ़ते। हम महज कल्पना कर सकते हैं कि बिना मां बाप के इस परिवार की क्या स्थिति रही होगी, मां बाप की इस परिवार की क्या स्थिति रही होगी, किसने पैसे मांगे होंगे, किससे घर चलता होगा, क्या करते होंगे। इन्हें पढ़ने का बहुत जुनून था, इसलिए पढ़ाई को जारी रखा। कक्षा 10वीं में गांव के ही स्कूल में 63% अंक लेकर ये पास हुए और अपने स्कूल में सेकंड टॉपर थे। इसके पश्चात 11वीं में पढ़ते समय काम करने की मजबूरियों के चलते इनका स्कूल में जाना नहीं होता था, इसलिए 3 बार इनका नाम स्कूल से काटा गया था। प्रिंसिपल को इन्होंने अपनी मजबूरी बताई, हालात बताए, बावजूद इस पर इनकी प्रतिक्रिया देख इन्हें लगा कि वह जिंदगी इतनी आसान तो नहीं होने वाली है। आगे इन्होंने अपने क्लास टीचर श्री लालचंद सर के सहयोग से पढ़ना जारी रखा। एक दिन अचानक कक्षा 12वीं कक्षा में क्लास में प्रिंसिपल सर पहुंचे और लालचंद सर से पूछा कि इस कक्षा में ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जो पढ़ने में सबसे अच्छा है। न चाहते हुए भी तब लालचंद सर ने इनके सर पर हाथ रख दिया। इस पर प्रिंसिपल सर ने कहा कि यह तो वही लड़का है जिसका मैं 3 बार नाम काट चुका हूं, यह इतना अच्छा कैसे हो सकता है। चलो एक पेपर लेते हैं। और जब पेपर लिया गया और चेक किया गया तब वास्तव में प्रिंसिपल सर ने देखा कि लड़का सही में पढ़ने में होशियार है। इस घटना के बाद तो इनका मनोबल और बढ़ा और ये और अधिक पढ़ने लगे। परिणाम स्वरूप इन्होंने फिर एक बार कक्षा 12वीं में सेकंड टॉपर रहते हुए 75% अंक हासिल किए। यहां तक पढ़ने हेतु इनके पास पैसे तो थे नहीं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई एक ही यूनिफॉर्म में की थी। इसके बाद इनके जीवन का वह पड़ाव भी आया जिसने इनकी जिंदगी ही बदल कर रख दी। इनके सामने अब यह समस्या थी कि आगे की पढ़ाई कहां और कैसे की जाए। इसी दौरान इन्हें पता चला कि जयपुर में एक मीना हॉस्टल है जो स्टडी सेंटर भी है, जहां बहुत कम पैसों में रहने, खाने और पढ़ने का मिलता है। लेकिन वहां पर एडमिशन तभी मिलता है जब आप 12वीं में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होते हो। चूंकि इनके 12वीं में अच्छे प्रतिशत थे, इन्होंने जयपुर जाकर पढ़ने का निश्चय किया। भाई बहनों से कहा कि मैं जयपुर जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कालांतर में आपको भी वहां बुलाऊंगा। जयपुर पहुंचे, वहां राजस्थान कॉलेज जयपुर में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में प्रवेश ले लिया और मीना हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगे। 2010 में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूर्ण किया, वह भी यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल के साथ। काफी खुश थे। इस पूरे पढ़ाई के दौरान घर जो पीछे छूट गया था, जहां भाई बहन किसी प्रकार से अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए थे, इसके पश्चात इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया। प्रथम रैंक के साथ पास हुए, बावजूद इसके पारिवारिक कारणों की वजह से वहां प्रवेश नहीं ले पाए और हालातों से लड़ते हुए मजबूरी वश इन्हें अपना एमए इकोनॉमिक्स प्राइवेट में करना पड़ा और 68% अंकों के साथ इन्होंने उसे पूर्ण भी किया। जब एमए कर रहे थे उसी दौरान इन्हें डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोनॉमिक एनर्जी के अंतर्गत संचालित होने वाली सेंट्रल स्कूल 6 में इन्हें जॉब भी मिल गया। लेकिन अब मुंबई कैसे पहुंचा जाए, मन में घबराहट और खुशी दोनों थी और इन्हीं के साथ आ पहुंचे मुंबई। यहां पर जॉब के दौरान इन्हें सबसे बड़ी कठिनाई हुई और वह थी रहने की व्यवस्था का न होना। शुरुआत में सैलरी भी नहीं मिलती थी। मुंबई जैसे शहर में घर मिल जाए किसी स्वर्ग से कम नहीं। आखिर परेशान होकर इन्होंने निर्णय लिया कि मुंबई में जॉब नहीं करना है। बिना परिवार समाज की चिंता के इन्होंने नौकरी छोड़ दी। उस समय इनके प्रिंसिपल श्री चिन्मय अवस्थी ने इन्हें काफी समझाया, परंतु इन्होंने यह कहकर उनकी बात नहीं मानी कि वे मुंबई जैसे शहर में सरवाइव नहीं कर सकेंगे और इस प्रकार वापस गांव पहुंच गए। एमए पूर्ण होने के पश्चात मन में एक ही सवाल था कि बहनों को पढ़ाना है, वापस जॉब पे लगना है। उसी दौरान विज्ञापन निकलता है केंद्रीय विद्यालय संगठन का और डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोनॉमिक एनर्जी का, साथ ही राजस्थान सांख्यिकी अधिकारी का। तीनों फॉर्म इन्होंने भरे। इनके अपॉइंटमेंट लेटर मिला। पहला था केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी के लिए, दूसरा था वही नौकरी जो ये छोड़कर आए थे डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोनॉमी एनर्जी की। प्रश्न था कि कहां जाए, वापस मुंबई नहीं जाना चाहते थे। बड़े शहर का डर था, इसलिए सेंट्रल स्कूल की नौकरी इन्होंने तुरंत स्वीकार कर ली और अपना
स्वीकृति पत्र भेज दिया। इन्हें पोस्टिंग मिली जिसे देख ये फिर घबरा गए। वहां थी पुणे के पास तलेगांव में। इन्हें लगा कि वापस शायद किस्मत इन्हें मुंबई के आसपास ही लेकर जाना चाहती है। ये भीतर से घबरा तो गए, लेकिन इस बार पहले से कई ज्यादा आत्मविश्वास से भरे थे। इस बार नहीं छोड़ना है करके दिखाना है। पहुंच गए नौकरी की शुरुआत की। जॉब को 23 दिन ही हुए थे कि इन्होंने एक परीक्षा दी थी केंद्रीय विद्यालय संगठन की। उसका रिजल्ट आता है तब इनकी प्रिंसिपल इनसे कहती है कि आपका तलेगांव का सफर यही समाप्त होता है। अब आप लेक्चरर बन गए हो और हम अब आपको भेज रहे हैं भोपाल। यह सुनकर ये काफी खुश हुए क्योंकि भोपाल हिंदी भाषी शहर था। इस प्रकार इनका सफर जारी रहा। आगे इन्हें देहरादून भेजा गया, जहां आईटीबीपी केंद्रीय विद्यालय में गोचर में इन्होंने सेवाएं दी। इसी दौरान इन्होंने अपनी बहनों को जयपुर बुला लिया, जहां वे अपनी शिक्षा पूर्ण करती रही। जब इनकी छोटी बहन मनीषा ने महारानी कॉलेज जयपुर में टॉप कर गोल्ड मेडल हासिल किया तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो इनकी बड़ी बहन अर्चना ने भी एमए संस्कृत में गोल्ड मेडल हासिल किया। तो आज राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट में शिक्षिका है। इसी दौरान इनकी छोटी बहन मनीषा ने राजस्थान सरकार की प्रशासकीय परीक्षा अपने प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण की और बन गई डिप्टी कलेक्टर। और इस प्रकार आज एक भाई ने स्वयं को ही स्थापित नहीं किया तो अपनी बहनों को भी डिप्टी कलेक्टर और अध्यापिका बनाकर दम लिया। अपनी इस गुड़िया के लिए वे कहते हैं कि मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा ढलते देखा और मैंने उसे गोली जैसे चलते देखा। वे बताते हैं कि जब इनकी ये लाडली बहन इस परीक्षा की तैयारी कर रही थी तब 2 साल तक गांव नहीं गई थी, चाहे त्योहार कोई भी रहा हो। उसकी परीक्षा के रिजल्ट के 6 महीने पूर्व ही इन्होंने उसकी नेम प्लेट बनवा कर रख ली थी, बिना उसे बताए कि क्या रैंक मिलेगा पता नहीं, लेकिन जो इन्होंने सोचा था वही हुआ। ओवरऑल 8वां रैंक हासिल कर ये डिप्टी कलेक्टर बन गई थी। जब रिजल्ट आया था तब 1 घंटे तक तो लगातार ये रोते रहे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 जयपुर में इकोनॉमिक्स टीचर के रूप में कार्यरत रवि कुमार मीना की, जिनके संघर्ष के आगे हालातों ने भी घुटने टेक दिए थे। इनके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यह दौर संघर्ष का मंजिल का कुछ पता नहीं। दिल में जुनून है जीत का क्योंकि हारना मुझे आता नहीं। दिल में जुनून है जीत का क्योंकि हारना मुझे आता नहीं। तो यह थी रवि कुमार मीना की कहानी, हर्षद की जुबानी। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी हस्ती के बुलंद हौसलों की सच्ची दास्तां के साथ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर शेयर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, धन्यवाद।